देश में अनलॉक 1 का दूसरा फेज शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से धीरे धीरे छूट दी जा रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा को लगता है कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है। कुमारी सैलजा ने सरकार से अपील की कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर घर गए हैं, उनके खाते में सरकार को पैसे डालने चाहिए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें। हम चाहते हैं कि चाहे वो गरीब लोग हैं, अपने अपने घर गए हैं, गांव में हैं, उनके लिए ध्यान करे सरकार और सबके खातों में 10,000 रुपया एकदम दे और 7,500 रुपया अगले 6 महीने के लिए उनके खातों में दे, उनके हाथ में दे, ताकि वो अपने भी ठीक से जीवन बसर कर सकें और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी ठीक से हो सके। कुमारी सैलजा ने देश में फैले कोरोना को लेकर सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। सैलजा ने कहा, केंद्र सरकार ने समय रहते कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि राजनीति चमकाने का काम किया है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच पहले तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने पर जोर दिया गया, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाकर कोरोना को भी दस्तक दी गई। सरकार ने चाहे कोरोना लॉकडाउन के समय था, पूरी तैयारी अगर होती और ये अपने राजनीतिक खेल ना खेल रहे होते मध्य प्रदेश में, और ट्रंप जी को जिस तरह से वेलकम करने में इन्होंने समय लगाया, ना कि अपने देश पर ध्यान किया, तो उस समय अगर ठीक से लॉकडाउन होता तो जो लोग अपने घर जाना चाहते थे पहले इंतज़ाम हो जाता। कुमारी सैलजा ने कहा कि गठबंधन सरकार पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। हर वर्ग सरकार से नाराज है। क्या गठबंधन सरकार से लोग आहत हैं? क्या सरकार समय रहते सही फैसले नहीं ले रही है? और कांग्रेस में क्या सब कुछ सही चल रहा है? चुनाव के दौरान एक साथ दिखने वाले हुड्डा सैलजा की क्या अब अलग अलग राह हो चुकी है? इन सब सवालों का जवाब देंगी बिग शो में कुमारी सैलजा। पंचकूला से तारा ठाकुर, खबरें अभी तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमारी शैलजा जी, खबरें अभी तक पर बिग शो में। और ये बिग शो में आपका पहला इंटरव्यू है। आप हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो शुरुआत आपसे हम कर रहे हैं शो की। और विपक्ष की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ये इस शो का मकसद है। तो हरियाणा में इस कोरोना काल को आप किस तरीके से देखती हैं, इससे शुरुआत करते हैं। कोरोना काल तो ऐसा हुआ कि जो प्राकृतिक आपदा तो थी, लेकिन ये सारी जो बीमारियां आई हैं ये बाहर से आई हैं जी। लेकिन आज के दिन स्थिति ऐसी है हरियाणा में कि आसपास के पड़ोस के जितने प्रदेश हैं उन सबसे ज़्यादा हो गया है। अब देख लीजिए, चाहे पंजाब है, पंजाब ने नियंत्रण पाया, हिमाचल, लेकिन हरियाणा में इस कदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को आज के दिन चिंता हो गई है। और ये केवल मैं नहीं कह रही, ये सरकार की विश्वसनीयता पर एक सवाल उठ रहा है कि जहाँ एक और आपने लॉकडाउन खोला है जी, और दूसरी ओर संक्रमण भी बढ़ रहा है, तो इसके बारे में सरकार क्या इंतज़ाम कर रही है ये जनता के सामने रखें। जब लॉकडाउन नहीं था तब कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी। राहुल गांधी बार बार मीडिया के समक्ष आ रहे थे और कह रहे थे, उन्होंने जनवरी में ही बता दिया था कि जो हालात इटली में हैं, जो हालात अमेरिका में हैं, वैसे हालात ना बने। फिर जब लॉकडाउन कर दिया गया तो उसको बताया गया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री बैठ गई, इकोनॉमी बैठ गई। तो सरकार किस तरफ जाए वो खुद ही कश्मकश में रहती है कि करो तो विपक्ष आरोप लगाएगा, हटाओ तो लगाएगा, और कहते हैं विपक्ष का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है। जी नहीं, विपक्ष का काम आरोप लगाना नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार को आगाह करना, सरकार को चेताना, सरकार को बताना कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये सरकार ज़मीन से बहुत दूर जा चुकी है। आप देखते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी किसी की तो सुनते नहीं, केवल अपने मन की बात करते हैं। और राहुल जी ने अगर कोई बात रखी है
बड़ी नम्रता के साथ रखी है। और राहुल जी लोगों के सामने, मीडिया के सामने आने से कोई गुरेज नहीं करते। आप जो भी सवाल करिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हम कोई गुरेज नहीं करते। कुछ सवाल पूछिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने कोई बात रखी है, ये ज़मीन पर जो हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने लोगों के सामने रखी है, सरकार के सामने रखी है। हमारा काम केवल ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारा काम ये है हम अपने कर्तव्य का पालन करें और जो लोगों की बात है वो हम सरकार के कानों तक पहुंचाए, वरना ये तो कान में उंगली धरे बैठे। जी, राहुल गांधी से भी सवाल करने का मुझे मौका मिला था। हम जुड़े थे उनके साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक सवाल मैंने उनसे ये पूछा था, क्योंकि अभी जो पहले हमारी रिपोर्ट चल रही थी उसमें आपने कहा कि 10,000 मजदूरों को दें, उसके बाद 7,500 उनको हर महीने दें 6 महीने तक। तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम जो भी पैसा देते हैं यहाँ से उसके 15 पैसे भर पहुँचते हैं, यानी 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसे उस आदमी तक पहुंचते हैं, केवल 15%। आपके हिसाब से ये जो मोदी साहब का शासन चल रहा है, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, इसमें कितने पैसे पहुंच जाएंगे फिर आपके हिसाब से? हमें लगता है कि पैसा तो इनकी ओर से जो डेवलपमेंट का है, राजीव गांधी जी ने जो बात कही थी वो डेवलपमेंट के पैसे की बात कही थी। इस सरकार में जब कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन हमारा जो मतलब है, राहुल गांधी जी का तात्पर्य कहने का यही था कि हर गरीब आदमी के हाथ में, उसके अकाउंट में आप सीधा सीधा 10,000 रुपया एकदम फ़ौरन भेजिए और अगले 6 महीने में 7,500 रुपया हर एक के अकाउंट में भेजिए। अभी तो तमाशा है, लोगों का मजाक उड़ रहा है। 500 रुपये के लिए आप लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। जा क्या रहा है उनके हाथ में? क्या ये गरीब का इस तरह से मजाक होता है? जो डेवलपमेंट कार्यों की आप बात कर रहे थे, आपके लिहाज से उसमें कुछ सुधार हुआ है? 15 पैसे से वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है या कम हो गया है? इसको किस तरीके से आंकती हैं आप? बात ये है कि जब डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है तो हम उसका आकलन क्या करेंगे? आप बता दीजिए। आज के दिन अगर मनरेगा की ही अगर हम बात लें तो मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलेगा जब डेवलपमेंट के कार्य होंगे। जब डेवलपमेंट के कार्य ही नहीं हो रहे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? निजी क्षेत्र ठप हो गया है। आपने लॉकडाउन किया, फिर अनलॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नीति क्या है? जो निजी क्षेत्र है, छोटा दुकानदार है, लघु उद्योग है हमारा, वो खोल भी रहे हैं, दुकान भी खोल रहे हैं, तो पैसा कहाँ है लोगों के हाथ में जो खर्च होगा? तो हर तरह से आप कोई भी पहलू इसका देख लीजिए, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे हम अपने जो शहरी क्षेत्र है उसकी बात करें। जब रोजगार नहीं होगा, जब कारोबार नहीं होगा, तो डेवलपमेंट की, कौन से डेवलपमेंट की ये बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जी, दूसरा सवाल ये है कि जो लॉकडाउन किया नरेंद्र मोदी ने, उस समय किया गया ये लॉकडाउन, उनका दावा है कि बहुत सारे लोगों को संक्रमित होने से बचा गया। लेकिन बाद में जो राज्य सरकारें हैं जिनके साथ लगातार वो जुड़ते हैं, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी हैं, उसमें भाजपा की भी सरकारें हैं, और उनका दबाव पड़ा कि अब हमारे बस की बात नहीं रही, सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहे, और इसी तरीके से लॉकडाउन अगर और बढ़ाया गया तो कोरोना से लोग मरे ना मरे, भूख से बहुत मर जाएंगे। तो इतना दबाव बनाया तो केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर बात डाल दी कि आप देखिए जी, आपने खोलना है तो खोलिए, नहीं खोलना है तो मत खोलिए। और राज्य सरकारों ने आगे वो ज़िला के हिसाब से बांट दिया काम। तो किसको ठीक मानती हैं आप? लॉकडाउन अभी जो हुआ ठीक हुआ, नहीं हुआ, जो अभी हटाया जा रहा है, खोला जा रहा है, किस तरीके से देखती हैं इन सभी चीज़ों को आप? लॉकडाउन लेट शुरू हुआ, ये बात बार बार राहुल गांधी जी ने कहा। जब शुरू में ही उन्होंने कहा था, चेताया था, लॉकडाउन पहले शुरू होना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा और सभी लोग जानते हैं, ये तो राजनीति कर रहे थे उस समय जी। मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी इन्होंने, तो ध्यान दिया नहीं, और अब बहाने ढूंढ रहे हैं। और राज्य सरकारों पर आप क्या छोड़ रहे हैं? राज्य सरकारों की आप मदद क्या कर रहे हैं? मैं तो हमारी अपनी सरकार से, हरियाणा राज्य से पूछना चाहूँगी, माननीय खट्टर जी से,
कि आप केंद्र से क्या पैसा लेकर आए हैं, कोई मदद ली है आपने, कोई मदद दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको हमारे राज्य के लिए, क्या मदद दी है? अब आपको अपने हाल पर छोड़ा है तो आपके पास क्या कोई नीति है हरियाणा के लोगों को बचाने के लिए, एक और संक्रमण से बचाने के लिए, और दूसरी ओर यहाँ की अर्थव्यवस्था जो ठप हो गई है उसको चलाने के लिए केंद्र सरकार से आपको क्या मदद मिली है, और आप लोगों तक क्या डायरेक्ट उनको मदद पहुंचा रहे हैं, कारोबार शुरू करने के लिए क्या पहुंचा रहे हैं? और कृपया ये मत कहिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मिल गया है, लोग लोन ले लें, लोग पहले के लोन ही नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप आगे क्या मदद करना चाह रहे हैं वो थोड़ी साफ बात रख दें सबके सामने। जनता के दरबार में बात साफ होना चाहिए ना, पता चले लोगों को कि ठीक है हमारे पास इतना आएगा, गरीब आदमी के पास 10,000 7,500 रुपया आएगा, जो छोटा कारोबारी है उसको इतनी मदद मिलेगी, उसके बिल माफ़ किए जाएंगे, बिजली के बिल जो हैं उनको आप ना केवल ये कहेंगे कि कुछ महीने बाद दो, लेकिन आप माफ़ करेंगे, तो कुछ तो बताइए। या असली बिजली जिनकी आप लोगों ने कई साल तक सरकार चलाई है, चाहे हम केंद्र की बात करें या हरियाणा की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, तो आप ईमानदारी से एक हमारे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकारें हैं इनके पास इतना पैसा रहता है कि ये जो चीज़ें आप बोल रही हैं उसको दे दें कि 10,000 रुपये एक बार शुरू में दे दो, फिर 7,500 रुपये 6 महीने तक दे दो, बिजली को माफ़ कर दो, बाकी चीज़ों को माफ़ कर दो? क्या सरकार के पास इतना दम है या पहले रहता था कि सरकारें ये काम कर पाएँ, या सरकारें इस तरीके से घुटनों पर आ गई हैं? किसी भी राज्य की बात करें कि अगर ठेके नहीं खोलेंगे तो अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी। ठेके खोले ना खोले, लोगों की जेबों में तो घोटाले जा रहे हैं ना, शराब के घोटाले से। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में दम था। हमने अपने किसानों के 72,000 रुपया, करोड़ रुपया हमने माफ किया था। यूपीए सरकार में दम था। आज के दिन भी छत्तीसगढ़ सरकार में दम है। उन्होंने नई स्कीम शुरू की है जो हमारे लोगों को उन्हें डायरेक्ट 10,000 13,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कांग्रेस सरकारों में दम है, करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी करके दिखाया है, यूपीए सरकार ने करके दिखाया था। आज के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ पर तेल की कीमत क्या है, आप कितना बेनिफिट आम उपभोक्ता को दे रहे हैं, आप बताइए। क्या कर सकते हैं? क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या लोगों का दर्द आप समझते हैं? जो पूरी दुनिया है उसकी इकोनॉमी डामाडोल है। वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला बेनिफिट अगर उपभोक्ताओं को दे दिया तो फिर जो जीडीपी है हमारी पहले ही गोते खा रही है वो और मोदी होके गिरेगी। आप ये बता दीजिए कि आज के दिन सबसे ज्यादा खपत कौन कर रहा है? डीजल का उदाहरण ले लीजिए। किसान करेगा ना, अब बिजाई होगी, उसको डीजल चाहिए ना। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा डीजल की खपत कर रहा है। आम गाड़ियां तो लोग नहीं चला पा रहे हैं आज के दिन। तो ये दोनों सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, किसान, उसको आप इतना महंगा डीजल देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा? महंगाई और आसमान तक जाएगी, अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी? आप बताइए। चलिए अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं और हरियाणा की बात करते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, जो पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तब अशोक तंवर इस प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये डॉक्टर अशोक तंवर क्या हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर हैं। मैंने कहा डॉक्टर तो हैं पर कांग्रेस का इलाज तो नहीं कर पा रहे। तो वो हंस दिए। तो अब जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं, उन डॉक्टर साहब के जाने के बाद क्या कुमारी शैलजा ने, जो लगातार पार्टी आपस में झोंक करती नज़र आती थी, गुटबाजी जिसमें दिखाई देती थी, बहुत सारे मुख्यमंत्री दिखाई देते थे, अब उन पर काबू पा लिया है?
देखो का जो पहले हो चुका उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मायने नहीं आज के दिन। आज ज़रूरत है कि हम पार्टी को और मजबूत करें। आप लोग जो मीडिया के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, वो कहते थे चुनाव के समय कि कांग्रेस की तो 10 सीट भी नहीं आनी, 15 भी नहीं आनी, और इनको आप 75 पार दिखा रहे थे मीडिया के लोग। हमने 30 दिखाई थी मैडम, हमने 30 दिखाई थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों से जुड़ी रही है। हमने 30 ही दिखाई थी, और जो खबरें अभी तक है ये निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। और आज भी देखिए, अभी आप कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर बैठी हैं और आपके बाद अभय चौटाला बैठेंगे, तो हम सरकार की बात भी करते हैं लेकिन विपक्ष की भी साथ साथ करते हैं। बिल्कुल जी जी जी, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब केवल आपसे नहीं था, मेरा मतलब मीडिया, जनरली मीडिया से था, तो वो तो आप मानेंगे जी जी। तो जो हो रहा था। हाँ। लेकिन उस बात को, जैसा मैंने कहा, पुरानी बात छोड़ दें, आगे समय है। ये अब इस समय क्योंकि कोविड लॉकडाउन के कारण, इस लॉकडाउन के समय हम उतना नहीं घूम पाए, पॉलिटिकल गतिविधियों पर थोड़ा अंकुश है, लेकिन अभी समय आएगा, आने वाले समय में जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम फील्ड में निकलेंगे और हमारे जो साथी मजबूती से काम कर रहे हैं। कुमारी शैलजा जी, इस बात से तो मैं आपकी बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप घूम फिर नहीं रही हैं। आप लगातार दौरे कर रही हैं, हर रोज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं रणदीप सुरजेवाला के साथ में मिलके। सक्रिय आप इतनी हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको चेतावनी देनी पड़ती है कि लोग आप इतने इकट्ठे कर लेती हो, भीड़ हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करती हो। तो भाग दौड़ तो आप पूरी कर रही हैं इसमें, तो ये तो दिख रहा है। ये बात तो आप गलत बोल रही हैं कि आप घर से नहीं निकल रही हैं। घर पे तो आप रहती कहाँ हैं? नहीं, मेरा आप मजाक कर रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं। मेरा ये मतलब है कि अभी हम, क्योंकि मीडिया ही एक माध्यम बचा है, सोशल मीडिया एक माध्यम है जो हम लोगों की बात को हम उठाएं और लोगों तक और सरकार तक पहुंचाएं। रही बात हमारे अपने पार्टी की गतिविधियों की, तो वो हमें करना है फील्ड में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर हमें जो संगठन को मजबूत करना है, वो कार्य अभी हमारा बाकी है और वो हमें करना है। आपकी बात ठीक है और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस बात की हमें खुशी है। आपका लगातार हम पहुंचाते रहेंगे और हम पक्ष किसी का नहीं लेते, लेकिन हम दोनों पक्षों को लेकर हमेशा खबर चलाने का जो सिलसिला इसको जारी रखते हैं। आप कुछ कहेंगी तो हम सत्तारूढ़ पार्टी से उसका वर्जन लेंगे, वो कुछ कहेंगे तो हम आपसे उसकी बात पूछते हैं। बहरहाल अभी जो कांग्रेस है, सीटों में इजाफा हुआ है और इतना इजाफा जो है वो कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसका क्रेडिट अगर हम आपको दें तो आप लेना चाहेंगी या इसमें किसी और का हाथ रहा है? जो सीटों में इजाफा तो हुआ, इतनी सीटें कांग्रेस के भी जो बड़े बड़े नेता हैं मैडम, उनसे भी लगातार रोज मिलते थे, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी सीट्स आ जाएंगी। आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इतनी सीट्स आ जाएंगी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच नहीं है। हमें हमारे हरियाणा की जनता पर विश्वास, हमारे नेतृत्व पर और उनकी नीतियों पर विश्वास और हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास पूरा था। आपको याद होगा कि जब हमारी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने कहा था कि सरकार हम बनाने के नज़दीक पहुँच रहे हैं। आपने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आपने देखा कि हम नज़दीक पहुँच ही गए थे। बहुत सी सीटें हम बिल्कुल कम मार्जिन से हारे। और ये तो जो ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया 75 पार, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब वो बात, जैसा मैंने कहा, वो पीछे छोड़ें। कांग्रेस मजबूत होकर इस इलेक्शन से आगे आई है, आगे समय है और हम पार्टी को और मजबूत करेंगे। मुझे नहीं लगता ये सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से इनके घोटाले हो रहे हैं और जो इनकी कारगुजारी है, खास करके ऐसी आपदा के समय में भी जनता इनसे दूर जा चुकी है और ये सरकार भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं लगती। जी, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें और सोनिया गांधी की हम बात करें, तो कुमारी शैलजा जो है उनकी पहुंच सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट तक है।
तो उस पहुंच का आपको क्या फायदा मिल रहा है? और कांग्रेस का जो संगठन है, जाहिर है कि इस दौर में जिस तरीके से पहले होता था, आज की तारीख में काफ़ी कमज़ोर है। इसको किस तरीके से मजबूत बनाने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है कि सोनिया जी के हर कार्यकर्ता, जी, देश का हर कार्यकर्ता और नेता सोनिया जी के नज़दीक है। किसी की कोई विशेष जगह नहीं है। जो कार्य करता है पार्टी उसकी पहचान बनाती है। तो ये कहना कि सैलजा या कोई और, ये मैं नहीं लगती, ये मीडिया के लिए थोड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, काम करने वाले को पहचानते हैं और आगे हमारा भी यही काम है, हमें भी यही निर्देश है कि हम संगठन को मजबूत करें और जो काम करने वाले, ज़मीन पर काम करने वाले हमारे लोग हैं, कांग्रेस जन हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। और आगे मेरा यही प्रयास होगा कि हरियाणा में हम कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस वर्कर को हम मजबूती दें। जी, ये जो मैं बात बोल रहा था, ये पुख्ता सूत्रों द्वारा प्रमाणित बात है कि किचन में अगर किसी की पहुंच है नॉर्थ इंडिया से तो वो कुमारी शैलजा की है। अब आप इस बात को माने ना माने, एक्चुअली जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा मसला चल रहा है कोरोना काल का, इसमें सोनिया गांधी क्या सोचती हैं? क्योंकि आपकी उनके साथ लगातार बातचीत होती है, आप चीज़ों को उनके साथ डिस्कस करती हैं। महिला के एंगल से भी अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ आप चीज़ें साझा करती हैं। तो सोनिया गांधी क्या सोचती हैं इस वक्त कि देश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, इसको क्या बेहतर बनाया जा सकता है या कहीं पे चूक हो रही है? अगर चूक हो रही है तो आप विपक्ष के तौर पर कर क्या रहे हैं? मैं फिर आपसे आग्रह करूंगी, इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं होता। सोनिया जी सबसे राय लेती हैं, सबसे राय लेती हैं और उनमें मैं भी हूँ। हम सब राय देते हैं अपनी पार्टी इंटरेस्ट में। और आपने आज भी देखा होगा कि सोनिया जी ने उस बात को फिर से दुरुस्त किया है, लोगों के सामने, सरकार के सामने रखा है कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसका ध्यान दे ये सरकार, और मनरेगा को और मजबूत करे। मनरेगा के बारे में उन्होंने कहा है समय समय पर। सोनिया जी हमें तो निर्देश देती हैं, लेकिन सरकार के लिए भी सुझाव रखती हैं, राहुल जी भी सुझाव रखते हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इनको सकारात्मक रूप से ले। मोदी जी बात सुने, जो हम कह रहे हैं हम देश के हित में कह रहे हैं, और उन बात को वो समझें और माने, यही देश राष्ट्र हित होगा। जी, अभी जो कंट्रोवर्सी रही पिछले दिनों में कांग्रेस को लेकर, वो प्रियंका गांधी ने जो 1000 बसों का निवेदन किया था यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी से, उन्होंने कहा कि जो बसें हैं उनके नंबर्स ठीक नहीं हैं, बसें जो हैं वो बस नहीं है, वो स्कूटर हैं, ये 3 व्हीलर्स हैं। इस विषय पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? वो जो यूपी सरकार ने उनको फिर अंदर नहीं आने दिया। जी बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। जी, क्या है, थोड़ा सा बताइए हमें। मैं बिल्कुल इस पर टिप्पणी करना चाहूँगी। प्रियंका जी ने लोगों के साथ मिलकर इतनी मेहनत की, हमारे लोगों ने, कांग्रेस जन ने, यूपी के लोगों ने इतनी बसें वहाँ पर इकट्ठा की, किस लिए? जो ये लोग वापस जाना चाह रहे थे, यूपी में जाना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार एकदम नाकाम थी ये करने में। आपने देखा कि इनकी क्या व्यथा हुई, क्या दुर्दशा थी बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, आम नागरिकों की। जो अपने देश के नागरिक हैं वो केवल अपने राज्य में वापस जाना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार का क्या प्रबंध था? क्यों बाध्य हुई कांग्रेस सरकार और प्रियंका जी और वहाँ के हमारे कांग्रेस जन? बसें वहाँ पर खड़ी थी। अगर 10 नहीं हैं 8 बसें हैं, 100 नहीं हैं 800 बसें हैं जी। लेकिन 800 बसों का तो आप इस्तेमाल कीजिए। आप किस बात में लग गए? छोटी राजनीति में लग गए। और वहाँ के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी, उनको आपने अंदर तक कर दिया, लोगों तक आप सुविधाएं पहुंचा नहीं पाए। प्रियंका जी ने पहल की, कांग्रेस जन ने पहल की, लोगों के लिए, गरीब लोगों के हित में। आपने उसको सही स्पिरिट में नहीं लिया, उनकी बात को नहीं देखा और केवल छोटी राजनीति करने लगे।
ये इनका असली चेहरा है। खुद क्यों नहीं इंतजाम किया? हरियाणा से भी कुछ बसें गई, लेकिन उनको आपने वापस कर दिया। प्रियंका जी ने जो बसें वहां पर इंतजाम करवाई, आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि क्या बात करते थे, आपकी बॉर्डर पर जहां पर इनको नागरिकों को जरूरत थी, आप बसों को भेज दीजिए लखनऊ। जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त मसला चल रहा है कुमारी शैलजा जी, वो ये है कि हर एक आदमी, हर एक जो नेता है, वो जैसे पुलिस की बीट्स बंटी होती हैं या हमारे रिपोर्टर्स की बीट बंटी होती है, उस तक सीमित रहना चाहता है। जैसे कुमारी शैलजा से मैं कोई भी सवाल करूं तो हरियाणा कांग्रेस से रिलेटेड हो, उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो वैसे हर एक राज्य जो है वो अपने आप को देश की जैसे बाउंड्रीज होती हैं वैसे बांध के रखना चाहता है। अनिल विज साहब की इच्छा ये रहती है कि हरियाणा के बॉर्डर सील कर दें, केजरीवाल की इच्छा ये है कि दिल्ली के बॉर्डर सील कर दें, योगी जी की इच्छा ये है कि हम उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सील कर दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि पंजाब का बॉर्डर सील कर दें। तो ऐसे में कोई क्या करे, अपने राज्य को बचाए या हम सब भारतवासी हैं उस थ्योरी पर चले? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस पार्टी भारतवासी की थ्योरी पर है। हमने कहा कि ये लोग जो भी हैं ये हमारे देश के नागरिक हैं, आप इनको सुविधाएं पहुंचाइए। हमने मदद भी की। खुद सोनिया जी ने आकर कहा कि अगर सरकार इनकी मदद नहीं करना चाहती तो कांग्रेस पार्टी अपना योगदान देगी, आप ट्रेन का इंतजाम कीजिए। हरियाणा कांग्रेस ने 40 लाख रुपया हरियाणा सरकार को दिया कि आप इनकी मदद कीजिए। अगर पंजाब ने, क्योंकि आप ये मत भूलिए पंजाब में सबसे पहले यहाँ पर आया संक्रमण, तो वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री ने उस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया है। क्या कारण है कि वहाँ नियंत्रण हुआ और हरियाणा में बढ़ता गया? तो सारे राज्य जहाँ अपने नागरिकों को तो सुरक्षित करें, लेकिन ये ना भूलें कि पूरे देश का हिस्सा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी देखें कि सारा देश एक देश है, वो कृपया भेदभाव ना करें। जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की आप बात कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे हैं ये वाला जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ेगा और आने वाला जो महीना होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें जो जानकार आंकड़े बता रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, जो आज 10,000 के करीब केसेस आए हैं हमारे देश में, वो 1 लाख के करीब भी अगर पर डे आए तो हमें ज़्यादा उसमें आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ की जनसंख्या है और आंकड़ों के हिसाब से 5वें नंबर पर आ गया है देश जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो कैसे कंट्रोल करे सरकार इसको? अर्थव्यवस्था भी खोलनी है, मंदिर भी खोलने हैं, मस्जिद भी खोलनी है, सारी चीज़ें तो खोल दी तो कोरोना तो अपनी चपेट में लेगा ही ना। इस पर क्या थ्योरी है आपकी? इसीलिए हम ये कह रहे हैं और राहुल जी भी बार बार कह रहे हैं कि जहां एक ओर आप अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त कीजिए, सही पिक्चर सामने लेकर आइए, टेस्टिंग की एक बात है, उपचार की एक बात है, क्वारंटीन की एक बात है, ये कई पहलू हैं, वो एक और है, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा भी एक और है। ये है कोरोना से जुड़ी हुई बात। दूसरी बात है रोजी रोटी की। ये भी राहुल जी पहले से कह रहे हैं कि आप उसके लिए नीति बनाइए, वरना लोग भूखमरी से भी मरेंगे। तो उसकी भी नीति आनी चाहिए। आपने कोई नीति नहीं तय की है। जी कुमारी शैलजा जी, आप हमारे खबरें अभी तक चैनल के साथ जुड़ी और बिग शो में हमारे हर खट्टे मीठे सवालात का आपने जवाब दिया। आपने हमारे सवालात का कितने ईमानदारी से जवाब दिया इसका फैसला हम आप के साथ साथ जो जनता है, जो बिग शो को देख रही है, जो वोटर्स है, उनके ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल आप का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ मंच साझा करने के लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरें अभी तक से जुड़ने के लिए, बिग शो में जुड़ने के लिए।